बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत शक्ति के साधन। ठीक है, पाठ 4 भारत शक्ति के साधन। भारत में शक्ति के साधन किस तरह के मिल रहे हैं इसमें आप ये जानते हैं कि हमको कोई भी काम करना होता है तो क्या चाहिए होती है? शक्ति, ताकत, तभी हम काम कर पाते हैं। तो हम कैसे शक्ति लेते हैं? हमें कैसे मिलती है शक्ति? खाना खाते हैं, भोजन से, पानी से, है ना, तब हमारा शरीर चल पाता है, हम कोई काम कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो कृषि का कार्य होता है, उद्योग धंधे होते हैं, जो बसें हैं, मोटर हैं, मतलब परिवहन है, यातायात के साधन है, इन सब के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना, शक्ति चाहिए, तभी तो ये सब काम करेंगे। तो इन कार्यों को के लिए जो शक्ति, इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से हमें प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शक्ति के साधन। जैसे कोई आपसे पूछे कि शक्ति के साधन क्या हैं, तो एक तो शक्ति साधन हम लोग जैसे अपने दैनिक जीवन में खाना हमारे लिए होता है, लेकिन हम मशीनें चलाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमें ये जिन संसाधनों से, जिन चीज़ों से शक्ति प्राप्त होती है उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। तो जिन संसाधनों से शक्ति प्राप्त होती है उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। और ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? शक्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। तो जो अब देखिए 2 प्रकार दिखाया है आपको। तो परंपरागत ऊर्जा में क्या क्या आता है? आपने प्राकृतिक साधन पढ़े थे ना, संसाधन, जब आपको पाठ पढ़ाया था तो उसमें प्राकृतिक संसाधन बताया था जो कि नेचुरल रूप से हमें प्रकृति में मिलते हैं और जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते। जैसे देखिए परंपरागत, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत शक्ति के साधन। उनमें कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये परंपरागत ऊर्जा के हैं। और गैर परंपरागत में क्या क्या आता है? देखिए, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब। मतलब इन्हीं से हम सूर्य की जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं को हम कन्वर्ट करके गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, तो सूर्य की रोशनी, ऊष्मा को हम सोलर सेल की सहायता से, सोलर पैनल की सहायता से सौर ऊर्जा में बदल लेते हैं, है ना। तो परंपरागत ऊर्जा ये है। पहले हम किनको पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है, तो पहला क्या है? कोयला। अब कोयला क्या है आप सब जानते हैं, आप सब ने कोयला, काला काला कोयला देखा है। हम अंगीठी जलाते हैं, उससे ट्रेनें भी चलती हैं। कोयला हमारे बहुत काम आता है। तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? खानों से, जमीन के अंदर से कोयला प्राप्त होता है, खुदाई करके, है ना। तो खानों से प्राप्त कर रेल इंजन का निर्माण किया, मतलब जो रेल इंजन होता है कोयले से चलता है। लौह इस्पात कारखानों में आदि में ऊर्जा के रूप में हम कोयले का प्रयोग करते हैं। घर में पहले खाना बनाने में, अंगीठी जलाने में। क्या आप जानते हैं कि यह कोयला कैसे बनता है? कैसे आता है जमीन के अंदर ये कोयला? तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि करोड़ों वर्ष पहले, बहुत साल पहले कोयले का निर्माण कैसे हुआ। जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तो ये जो पेड़ पौधे अब घटित हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, दलदल में जम जाते हैं, इन्हीं दले हुए फिर उसके ऊपर दूसरा दलदल जम जाता है और पेड़ पौधे और जीव जंतु दब जाते हैं। हमने आपको चट्टानों में के निर्माण में बताया था ना, तो वही। तो गर्मी और दबाव के कारण जब ये दबते जाते हैं और उसके अंदर गर्मी पैदा होती है, ताप पैदा होता है, दबाव बनता है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन सब के फलस्वरूप जो जीवाश्म होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, वो कोयला एवं खनिज तेल से बन जाता है। दबते दबते इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक समय में ऐसा नहीं कि 50 वर्षों में बन जाएगा, 100 वर्षों में, बहुत दिनों तक उसी के नीचे जब दबता जाता है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर वो खनिज तेल, कोयला, ये सब पेट्रोलियम, ये सब पदार्थ निकलते हैं वहीं से। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला जो है वो भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और
एंथ्रासाइट। देखिए ये आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया है ना, पीट, ये वाला पीट है, ये लिग्नाइट है, और ये बिटुमिनस है, और ये एंथ्रासाइट है। ठीक, इस तरह हमने ये समझा कि कोयला कहाँ से आता है। अब ये कोयला जो है खनिज पदार्थ, ये कहाँ मिलता है, किन क्षेत्रों में, भारत में किन किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में ये कोयला पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत में झारखंड में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा, इन जगहों पर, इन राज्यों पर कोयला के मतलब खदानें हैं। यहाँ पर हमें कोयला उपलब्ध होता है। और कोयले का आर्थिक महत्व मतलब किस लिए काम आता है कोयला, तो कोयला रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक और ताप विद्युत केंद्रों, लौह इस्पात उद्योगों, इन सब जगहों पर हम कोयले का प्रयोग ऊर्जा के लिए करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका खनिज तेल। खनिज तेल भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, है ना, राजस्थान, इन जगहों पर। और खनिज तेल का उपयोग तो आप सभी जानते हैं, यातायात के साधन जो हमारी कार चलता है, ऑटो चलता है, बस चलते हैं, सब में चाहिए ना डीजल पेट्रोल, तो ये सब खनिज तेल हुए। जहाज है, मशीनें चलाने में, रोशनी करने के लिए भी, है ना, और जनरेटर वगैरह चलाने में भी सबका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने अभी परंपरागत ऊर्जा के एक उसको पढ़ा है, किसको पढ़ा है, दूसरा पेज, एक कोयले को पढ़ा है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा है हमारा खनिज तेल। ठीक है, अब खनिज तेल भी आप जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब लालटेन जलाते हैं या स्टोव जलाते हैं तो आप कौन सा तेल उसमें डालते हैं, मालूम है कि नहीं, सभी को मालूम है कि मिट्टी का तेल, है ना। तो लालटेन स्टोव को जलाने के लिए हम किस तेल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का तेल। तो ये बताइए जब मोटरसाइकिल, बाइक है आपकी, स्कूटर है, पंपिंग सेट है, इंजन डीजल है, रेल इंजन है, इनमें कौन सा पेट्रोल, इनमें क्या डालते हैं, कौन सा तेल, तो देखिए ये लिखा है ना, पंपिंग सेट, डीजल और रेल, डीजल रेल इंजन और मोटर कार चलाने के लिए हम किस तेल का प्रयोग करते हैं, डीजल तेल का, उसको क्या कहते हैं, डीजल तेल। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं एक क्विज प्रतियोगिता फ्लिक्स क्विज कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप उसको देख करके करेंगे। उसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे कि पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार किस तेल से चलते हैं, तो किस तेल से चलते हैं, ये डीजल तेल से। अच्छा ये बताइए कि ये तेल मिलता कैसे है, क्या आप जानते हैं कि तेल हमें ये मिलता कैसे होगा, ये पेट्रोल है, डीजल है, ये कहाँ से आता, तो इसको हम समझाते हैं आपको कि अच्छा आपने ट्यूबवेल तो देखा है अपने गांव में ट्यूबवेल से हम सिंचाई करते हैं, पानी को निकालते हैं, एक पाइप सा डाला जाता है जमीन के अंदर और मोटर लगाई जाती है जिससे पानी निकल आता है और हम उसका उपयोग किस में करते हैं, सिंचाई के लिए, हमें पानी मिलता है। तो देखिए उसी प्रकार से तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है, जिस तरह से पानी को निकालते हैं जमीन के अंदर से, उसी तरह से हम तेल को भी निकालते हैं। तो यह खनिज तेल किनसे निकलता है, हमने आपको चट्टानें पढ़ाई थी अवसादी शैलों से, कक्षा 7 में भी आपने पूरे चट्टानों के रूप पढ़े हैं, आंतरिक संरचनाएं पढ़ी हैं। तो अवसादी शैलों में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में ये खनिज तेल पाया जाता है और हम ट्यूबवेल की तरह मतलब पाइप लगा करके मशीनों से इसको निकालते हैं। तो खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। ये जो इन खानों से जो तेल निकलता है उसको हम कच्चा तेल कहते हैं। तो खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं करते, जैसे पानी निकाला हम उसका उपयोग कर लेते हैं, पीने में, नहाने में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन खनिज तेल को हमको क्या करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इसके लिए शोधन शलाएं बनाई जाती हैं और वहां से पेट्रोल हमें मिलता है। चलिए हम अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस क्या है, ये देखिए, प्रायः प्राकृतिक गैस खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। जहाँ ये खनिज तेल मिलते हैं वहीं कुओं के अंदर प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस जो है उसके गैस के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं हम लोगों को देखने को, स्थल मतलब जमीन में
और सागर और महासागर के तटीय भाग में। महासागर और सागर के तटीय भाग में और ज़मीनों में जहाँ पर पेट्रोलियम खनिज तेल मिलता है वहीं पर हमें प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं, उसके क्षेत्र भी वहीं मिलते हैं। तो यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग हम किस काम करते हैं, आपको मालूम ही है। गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में, शक्ति इससे भी प्राप्त होती है। हम शक्ति के साधन पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कोयला पढ़ा, कोयला से हमें शक्ति मिलती है। फिर हमने पेट्रोलियम ये सब पढ़ा, प्राकृतिक गैस आई। तो इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाते हैं ना, खाना बनता है आपके यहाँ, सिलेंडर में भरी रहती है। और बिजली के उत्पादन में, है ना, और मोटर इंजन, ये सब भी गैस से भी चलती हैं। तो इस तरह से हमको पता चला कि प्राकृतिक गैस भी हमारे किन किन कामों में आती है। अब आप ये बताइए कि प्राकृतिक गैस जो होती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाएंगे। गैस तो ऐसे उड़ जाएगी, तो इसको पाइप के माध्यम से, पाइप लाइन बिछाई जाती हैं, जिनसे हम गैसों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। या गैस सिलेंडर में भर के हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है गैस, प्राकृतिक गैस सिलेंडरों से। तो इस तरह से आपने देखा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीनीकरण होते हैं, मतलब इनका फिर से हम नया नहीं कर सकते। एक बार जिस गैस सिलेंडर से हमने गैस जला ली, फिर आप क्या फिर से उसको बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं गैस को? नहीं। इसी तरह एक बार पेट्रोल गाड़ी में जो चल गया, खत्म हो गया, क्या दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोयला एक बार जल गया, फिर नहीं मिलेगा। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जिनको क्या कहते हैं, अनवीनीकरण, जिनका नया, नवीनीकरण मतलब नया करना, इनको हम नया नहीं कर सकते, फिर से नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। अब हम इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना है। यदि हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल का यूज करेंगे, कोयला का, प्राकृतिक गैस का, तो आगे जा कर के ये समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब तक तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए हमको इनको क्या करना पड़ेगा, इन शक्ति के साधनों को बहुत सोच समझ के ही खर्च करना पड़ेगा। इनको बर्बाद हमको नहीं करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज करना है, ताकि ये भविष्य में चलते रहें। अतः हमें और क्या करना पड़ेगा, ये तो ठीक है कि हम उसको सोच समझ के यूज करेंगे, ये तो एक हल हुआ नहीं। हमको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि इन मतलब शक्ति के साधनों का एक वैकल्पिक भी ढूंढना पड़ेगा कि इनसे हम और भी ऊर्जा बना सकें, है ना। तो अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना पड़ेगा। वैकल्पिक मतलब देखिए, अब इन्हीं से हम बनाएंगे। वैकल्पिक साधन कौन से हैं, देखिए, आइए शक्ति के वैकल्पिक साधनों को हम जानते हैं। वैकल्पिक मतलब उसकी जगह पर या तो गैस प्राकृतिक चीज लें, या उसकी जगह पर हम इनसे भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पहला है जल विद्युत शक्ति। जो जल हमको प्रकृति से मिला है, हम उस जल से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत शक्ति, है ना। हम जल से विद्युत शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? अब आप जानते हैं कि कोयला की ढुलाई महंगी है, कोयला को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में पैसा, ढुलाई ज़्यादा लग जाती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत ज़्यादा है तो कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया जाता है। आपने घर में, विद्यालय में पंखे चलते देखा होगा, इन सबसे बिजली कहाँ से मिलती है। तो हम ये जल शक्ति कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं कि जल शक्ति हमें कैसे मिलती है। तो ये जल शक्ति को एकत्र किया जाता है बांध के नीचे। जो बांध बनाए जाते हैं नदी के ऊपर, तो बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाए जाते हैं और उनसे हमें जल विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस लगा करके ही हम जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जल विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, या ये पूछा जा सकता है कि बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है बांधों से? बांधों में पानी है, तो पानी से तो जल विद्युत, जल पानी को कहते हैं, तो जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, अब ये हम लोग समझना चाहते हैं कि पावर हाउस जो है
ये पावर हाउस बनते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए इनको हम एक चित्र से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि पावर हाउस बनते कैसे हैं। पहला है, देखिए बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल गिराया जाता है। ये देखिए ये बांध है आपका, है ना। इसके नीचे यहाँ पर आइए, यहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से देखिए जल गिर रहा है। ये नीला नीला क्या दिख रहा है, पानी। ये पानी आ रहा है और इस पर जल को गिराया जाता है। अब जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ देते हैं। जो ये टरबाइन है इसकी धुरी को पंखों से जोड़ दिया, तो पंखों पर जब जल धारा गिरने लगती है तो पंखे क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। पानी पड़ा तो पानी के दबाव से पंखे चलने लगे तेज तेज। तो पंखे जितनी तेज से चलेंगे बिजली उतनी अधिक पैदा होगी। जितनी फोर्स से पानी आएगा पंखे उतनी तेज से चलेंगे, और जितनी तेज से पंखे चलेंगे उतनी तेज से बिजली निकलेगी। तो पंखों की दूरी से बिजली पैदा करने वाली इस मशीन का संबंध, मतलब मशीन निकलती है। इस प्रकार जो उत्पन्न होती है विद्युत, उसको हम क्या कहते हैं, जल विद्युत। फिर ये लगे हुए हैं ऊपर ट्रांसफार्मर, ये क्या करते हैं, इस जो जल के पंखी के घूमने से जो विद्युत उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देते हैं। और विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करने के बाद इन तारों के माध्यम से, पावर लाइंस के माध्यम से इसकी सप्लाई की जाती है। आपको इस चित्र से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिजली की आवश्यकता हमको कहाँ कहाँ होती है। तो कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों में, कृषि में, घरेलू उपयोग में, अतिरिक्त में आदि में हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो दूसरा हमने समझ लिया जल विद्युत वैकल्पिक हम पढ़ रहे हैं। तो हम जल तो हमको प्राकृतिक मिला, तो जल से हम बिजली और बना सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो तो शक्ति के साधन कोयला, पेट्रोल तो सीमित हैं। ठीक है, और कौन सा है वैकल्पिक, एक दूसरा आता है परमाणु ऊर्जा। कौन सा आता है, परमाणु ऊर्जा। तो ये क्या है, देखिए वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत है परमाणु ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से, जब परमाणु नाभिक टूटता है तो ऊर्जा निकलती है, तो विखंडन से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा कोई पूछे क्या कहलाता है तो आप बता सकते हो कि परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा। और ये देखिए परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण जो दो स्रोत हैं जिनसे हमको परमाणु ऊर्जा मिलती है, वो है यूरेनियम और थोरियम। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। तो कौन से हैं बताइए, यूरेनियम और थोरियम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्या है, आणविक खनिज है ये, है ना, स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान करना पड़ेगा कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, कुछ के नाम भी याद करना पड़ेगा आपको, जोड़ी मिलाओ इन सब में पूछ सकता है। तो जो तारापुर है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरपारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। इस तरह आप ये देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। अब भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा से देखिए एटम बम भी बनते हैं, वो हम युद्ध में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को शुरू किया है लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक उस ऊर्जा का अच्छे उत्पादन कार्यों में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 10 अगस्त 1948 को। आपको ध्यान करना है कि हम जब स्वतंत्र हुए 1947 में, उसके एक साल बाद 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई थी। अब आप देखिए कि परमाणु शक्ति के विकास में जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और वैज्ञानिक भी हैं जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका बहुत बड़ा योगदान, सराहनीय योगदान है। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि सौर ऊर्जा, एक वैकल्पिक ऊर्जा और हमारी कौन सी है, सौर ऊर्जा। तो सूर्य से वो क्या है, सौर ऊर्जा क्या है,
सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, मिसप्रिंट हल्का दिख रहा है, यहाँ सौर ऊर्जा लिखा है और यहाँ भी सौर ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो भी ऊष्मा है, जो भी शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं, ठीक है। सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर सेल, जिससे हम सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य के ताप से हम एक शक्ति उत्पन्न करते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे कि सौर ऊर्जा कहते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि भी चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई वातावरण इससे प्रदूषित नहीं होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं पवन ऊर्जा भी है, हवा से भी ऊर्जा लेते हैं। देखिए, हमने जल से ऊर्जा ली, यानी पानी से ऊर्जा ली, सूर्य का ताप नेचुरल है उससे ऊर्जा ली, परमाणु बम नाभिक हैं जो उनसे ऊर्जा ली। अब पवन से, हवा से भी ऊर्जा ले शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ हमेशा साल भर हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? हवा की चक्कियाँ, मतलब चक्री टाइप की, जो हवा के कारण घूमने लगती हैं, और जब वो घूमती हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा, ठीक है। तो पवन चक्कियों के समूह लगाकर हम कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेंगे? पवन ऊर्जा। पवन से पवन ही ऊर्जा मिलेगी। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस तरह आपका ये पाठ खत्म हो रहा है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बताकर कमेंट्स करके पूछिए, मैं उसका समाधान करूँगी। धन्यवाद।